अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साबिक DG FIA बशीर मेमन के इंकशाफात के कैसे उन्हें केसेस बनाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता था, कैसे उन्हें बुलाकर ये कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें। मुझे वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया, वो ये कहते हैं, जहां उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप काबिल अफसर हैं, हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। बशीर मेमन कहते हैं कि उस वक्त तक तो मुझे नहीं पता था कि केस है क्या। जब मुझे शहजाद अकबर के कमरे में ले जाया गया तो कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाना है। फिर हम वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम के दफ्तर गए, जहाँ डॉक्टर इशफाक भी मौजूद थे। बकौल बशीर मेमन साहब के सब कन्विंस थे कि FIA ये केस बनाए, लेकिन मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी FIA का नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। मैंने ये भी कहा कि ये हमारे TORs में नहीं आता, लेकिन मुझे कहा गया कि FBR और आप मिलकर इंक्वायरी करें, जिसे मैंने मुस्तरद किया। मुझे पता था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जज तक मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता। पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है, वो गैर कानूनी काम और वो भी एक जज के खिलाफ कैसे कर सकता है। हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाना चाहती थी, मैंने इनकार किया। वज़ीर आज़म की मुझसे नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि मैंने उनकी ये बात नहीं मानी। सिर्फ यही नहीं, बशीर मेमन ने यह भी कहा कि मुझ पर ज़्यादा दबाव शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और सलमान शहबाज के खिलाफ केस बनाने का था। मरियम नवाज़ के खिलाफ एजुकेशन रिफॉर्म्स पर इंक्वायरी के लिए कहा गया। फिर जज वीडियो स्कैंडल में भी मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा गया कि दहशतगर्दी का केस बनाया जाए। एक और हैरान कर देने वाली बात बशीर मेमन ने कही कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे कहा कि मैंने नैब से कहा और फिर अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसे कहते हैं वफादारी। वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि मोहम्मद बिन सलमान किसी को जो कहता है उसका सरकारी महकमा उसे मना नहीं करता, और तुम हर बात में कहते हो कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है। फिर मैंने कहा कि सऊदी अरब में बादशाहत है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं होता, अदालत में जुर्म साबित करना भी होता है। बशीर मेमन ने कहा कि बड़ा ज़्यादा जोर उन्होंने मुझ पर डाला कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब, खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, असफंद यार वली, अमीर मकाम और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ केस बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। मुझे कहा गया, वज़ीर आज़म का यह मौक़िफ़ था कि अपोजिशन को छोड़ना नहीं है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते थे, और मरियम नवाज़ के लिए कहा कि फ़िलहाल इस बात पर पकड़ लो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक को टेरराइज़ किया है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के एहतसाब और उनको रुलाने की बातें तो किया ही करते थे। ज़रा सुनिए माजी में कहते क्या थे प्राइम मिनिस्टर साहब। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निजाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि बशीर मेमन साहब को अगर ये सब काम करने के लिए कहे गए तो बशीर मेमन ने वज़रा से ये क्यों नहीं कहा कि अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं, मुझे हुक्म देना चाहते हैं, तो लिख कर मुझे हुक्म दें, कोई तहरीरी हुक्म दें। फिर आप तहरीरी तौर पर इनकार भी करते और आज सबूत के तौर पर बशीर मेमन के लिए सब कुछ सबके सामने लाना आसान होता, क्योंकि आज बशीर मेमन जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि ये सब झूठ है, झूठ पर मबनी गुफ्तगू है। फ़ारूक नसीम साहब कह रहे हैं कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले पर कभी बशीर मेमन से मैंने बात नहीं की, ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। इस सारे मामले पर अब मरियम नवाज़ ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लीजिए। बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है। मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो।
मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। ये बहुत बड़ा मामला है, मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बशीर मेमन की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात पर उन्हें कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है और कहा है कि मैं कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ जबकि बशीर मेमन अदालत के सामने अपने इल्ज़ामात के लिए जवाबदेह हैं। इसी सारे मामले पर मैं गुफ्तगू करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, एक ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन एहतसाब के शिकंजे में है, मरियम नवाज के बाहर जाने की बातें हो रही हैं, भले ही वो कहती रही कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इमरान खान को मैं घर ना भेज दूं, ऐसे में बशीर मेमन के ये इंकशाफात कि मुझे फलां के ऊपर केस बनाने के लिए दबाव डाला गया कि हमजा के खिलाफ बना दो, नवाज शरीफ के खिलाफ बना दो, शहबाज शरीफ के खिलाफ बना दो, मरियम के खिलाफ बना दो, क्या इम्पोर्टेंस लगती है आपको ज़ुबानी कलामी इल्ज़ामात की? हुकूमत तो इस सब को मुस्तरद कर रही है और कह रही है कि प्लांट किया गया है बशीर मेमन को। बशीर मेमन पे तो मैं बाद में आता हूँ। एक दो बातें जो आपने जो अभी सुनी है मरियम बीबी ने जो की हैं, और उन्होंने मिसाल के तौर पे ये कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में या वज़ीर आज़म के ऑफिस में कभी ऐसी बात हुई नहीं, और ये सारे मुल्क को दुनिया में मुल्क को बदनाम कर दिया है। तो मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नवाज के तमाम दिशऊर लोगों को और ख़ुद मोहतरमा को कि मुस्लिम के वज़ीर आज़म हाउस से ही मंसूबा बना था सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोलने का, अटैक करने का, और जिस अटैक के बायस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 4 जज उनके साथ 5 मेंबर बेंच जो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठा हुआ था, वो इस तरह लोग और वर्कर इनके इन्होंने इस तरह ये अलगार लगाई थी कि वो जजों को भागने के लिए अपनी कुर्सियां पीछे गिरा के उनकी पीछे की कुर्सियां गिरी और वो पिछले दरवाजे से निकल के भागे और उन्होंने जान बचाई। तो वो भी वज़ीर आज़म हाउस में ही हुआ था। फिर वज़ीर आज़म हाउस से ही टेलीफोन गए थे मलिक मोहम्मद क़य्यूम, जस्टिस मलिक मोहम्मद क़य्यूम को, चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ ख़ान को, और उनको ये हुक्म दिया गया था चीफ जस्टिस हाउस से कि शहीद बीबी को और आसिफ जरदारी को 7 साल सज़ा कैद की दी जाए। उन्होंने जब रजिस्ट किया जजेस ने, मलिक क़य्यूम ने, तो उसको इस पे उसको कहा गया कि चलो कम से कम 5 साल कैद दो और जायदाद सारी उनकी मनकूला गैर मनकूला और जहाँ भी है वो सारी जब्त करो, ये भी उनको कहा गया। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही हुआ। और ज़बान जो काटी गई आसिफ जरदारी साहब की और जिन पे वो इल्ज़ाम था, वो जो आज इनके सेनेटर बैठे हुए हैं, वो भी वज़ीर आज़म हाउस से हुआ, IGI भी वहीं बनी। ये बातें अब करने की नहीं है, पर इतनी अगर हम कहें कि हम बिल्कुल ही हमारे हाथ साफ हैं और कुछ नहीं ऐसा मतलब क्या आप कह रहे हैं कि माजी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिशें होती रही हैं। ज़रा मैं आपको मरियम नवाज का एक और शॉर्ट सुनवाना चाहती हूँ, फिर ज़रा आगे बहस को आगे लेकर चलते हैं। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन जब जज मरहूम अरशद मलिक की वीडियो दिखाई जा रही थी, मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि और भी मेरे पास बहुत सबूत है जो मैं सामने लेकर आऊँगी। ज़रा प्ले कीजिएगा मरियम नवाज ने क्या कहा था। क्या वो इन्हीं इंकशाफात को सबूत कह रही थी कि इसी तरह के वो सबूत सामने आने वाले वक्त में लेके आएंगी? ज़रा प्ले कीजिएगा प्लीज़। मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है और ना मैं बिल्कुल
कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो उनके खिलाफ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके उनको बाइज्जत बरी किया जाए। जी एतजाज साहब, कुछ ऐसे सबूतों की बात कर रही थी जो मरीम नवाज मजीद सामने लाना चाहती थी। एक्चुअली वो सबूत जो लोग उस वक्त समझे थे वो ये थे, ये तो एक थ्रेट थी ना, ये तो एक धमकी थी। हाँ। कि मेरे पास सबूत हैं। ये उन लोगों में धमकी थी जो इनकी राय में फैसला करने वाले थे, और उनके खिलाफ ये था कि आपके बारे में मेरे पास कुछ ऐसी टेप्स हैं जो आपको बड़ा एम्बैरस कर सकती हैं। ये समझे थे लोग इसका मानी कि, और शायद बशीर मेमन साहब की कोई ऐसी टेप इनके पास हो जैसी कि निकली थी सोशल मीडिया पे अरशद मलिक मरहूम की एक टेप निकली थी, बड़ी वो मतलब एम्बैरसिंग किस्म की थी बहुत ही। पर ये तो इस किस्म की उन टेप्स का जिक्र कर रही है, और उनके पास अगर बशीर मेमन के मुतालिक कोई ऐसी टेप अगर हो है तो बशीर मेमन तो फिर उसी तरह बोला है जिस तरह कि मैंने तो कभी किसी गवाह को या बयान देने वाले को नहीं सुना। 20-50 साल वकालत की है, पर इस किस्म का गवाह मैंने देखा ही नहीं जो फर बगैर सांस लिए बस अल्लाह मियाँ और उम्रा का और मुझे सादत मिली और मैं इतना वहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया, वो पहुँच गया, और बीच में और फिर नाम भी जिस रवानी के साथ ले रहा था और हर किसी को बीच में ला रहा था, वो उसको कहता है मैंने हुक्म, मुझे ये भी हुआ कि आसिफ साहब को और खुर्शीद शाह को को भी के खिलाफ भी बनाओ मुकदमा। वो तो ये बड़ा नाज से कहता था कि मैंने बहुत सारा किया है और ओमनी ग्रुप मैंने, ये तो सुप्रीम कोर्ट में उस ज़माने में जब पेश होता था तो ये बड़ा फख्र करता था इस बात पे। और पीपल्स पार्टी ने तो दरखास्तें दी थी कि इसको हटाया जाए इस इन्वेस्टिगेशन से, इसको ना रखा जाए। सर मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसी कोई बात थी तो इदारे में रहते हुए कोई अफसर ये जुर्रत क्यों नहीं करता कि मुझसे गलत और गैर कानूनी काम लेने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। तब कोई ड्यूटी में रहते हुए कोई अफसर ऐसी जुर्रत क्यों नहीं करता? नहीं, ये काम मसूद महमूद वाला काम इनको बाद में ही याद आता है। आपको याद है वादा माफ गवाह ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी बने थे, हो गए थे, भुट्टो शहीद के खिलाफ भी वादा माफ गवाह बने थे। वो अफसर ही वादा माफ गवाह बनते हैं जिनको आपने लगाया होता है, खुद उनको DGFIA रखा होता है या कोई वो मसूद महमूद तो DG एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स थे गालबन AFS के। तो ये व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। सही। बट इस बात में मुझे कोई इतना मोतबर ये बयान इसका नहीं लगा। अच्छा। जिस से इसने जिस तरह कोई सबक रट के आया हो। अब दो ही बातें हो सकती है ना, या सच है या झूठ है, बीच का तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, या कोई चीज़ होती है या कोई चीज़ नहीं होती है। अगर ये आपको मोतबर नहीं लगा, फिर जो हुकूमत भी बात कर रही है कि प्लांट किया गया है इस मौके पर, तो फिर आपको भी लग रहा है कि वाकई जानबूझकर कोई साजिश की गई है हुकूमत के खिलाफ? ये सच है या झूठ है, इस पे वो एक उर्दू में इंडियन शायर है, उसका एक शेर है, मैं अर्ज करता जाऊं। ये घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच तो वही होगा ना, तो अगर कम किया तो सच नहीं रहा, ज्यादा कर दिया मुबालगा कर दिया तो सच न रहा। बिल्कुल। ये घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा ही नहीं। बिल्कुल, झूठ की इंतहा ही नहीं। सही, बिल्कुल सही। और झूठ के कोई पैर नहीं होते ना, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताएं कि नून लीग के केसेस पर इन इंकशाफात का कोई असर पड़ेगा सर?
मैं आपको एक चीज़ और अर्ज कर दूं, बड़ा डिलिबरेटली और बड़ा सोच समझ के काजी फैज़ ईसा साहब का नाम इसमें डाला गया। अच्छा। अगर फ़र्ज़ कीजिए काजी साहब अपना मुकदमा हार गए होते और जज ना रहे होते तो ये उसका नाम उसकी तरफ जाता ही ना, वो उसका जिक्र ही ना करता, उस केस का बीच में बात ही ना करता। अच्छा, ये भी तो आपको लगता है सोच समझ के डाला गया? हाँ, बड़ा ये वो निटिंग करती थी ना बीबियाँ, दो वो सुइयों के साथ स्वेटर करती थी वालदा और बहनें और ख़वातीन, मस्जिद ख़वातीन भी। तो वो जिस तरह का डिज़ाइन बनाती थी ना, वो निटिंग इसमें ये बयान निट ही इस तरह हुआ है सही कि इससे एक मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचे कि बरीयत मिले सब मामलात से शरीफ खानदान को। यही मैं पूछ रही हूँ, कोई इंकशाफात, कोई असर पड़ेगा शरीफ खानदान के केसेस पर? नहीं, अगर वो चाहते हैं वो तो तभी बनेगा ना, अगर मरियम बीबी ये बयान लेके जाएंगी किसी अदालत में और पेश करेंगी, ये इनको पेश करना चाहिए। हाँ। और फिर उस पे इसको बुलाया जाएगा जो है ये बशीर मेमन को, और उसकी जिरा होगी। फिर उसके साथ दूसरे गवाह भी बुलाने लेकिन बात तो फिर वही है ना, अदालत तो सबूतों पर चलती है ना, जुबानी कलामी बयानात की तो कोई अहमियत नहीं होती ना। आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? अगर तो उनके पास कोई तहरीरी हुक्मनामे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उनको मिले और उनके पास वो तहरीरी हुक्मनामे हैं जो उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं कर सकता, फिर तो बात बनती है ना चौधरी साहब? हाँ, फिर तो बनती है। अगर इनके पास टेप रिकॉर्डिंग्स ही हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिस तरह टेप रिकॉर्डिंग्स थी शहबाज शरीफ की और सैफुर रहमान की, वो टेप रिकॉर्डिंग्स पेश करें जिनमें ये वो कह रहा है कि ये केस इनके खिलाफ बनाओ और ये कह रहे हैं नहीं बनाओ। हाँ। जिस तरह वो टेप्स चली थी और सुप्रीम कोर्ट में गई थी, चली थी, जब बीबी और आसिफ साहब को बरी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसी इन ऐसे ही मामलात पे, और सही इनकी तरफ से वो दबाव पड़ा था जजेस को। बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब। जस्टिस काजी फैज़ ईसा हुकूमत की तरफ से जो इन पर रेफरेंस भेजा गया, वो कार्रवाई सारी ख़त्म हो गई, जिसे हमेशा कहा गया कि हुकूमत की बदनीयती पर था सारा ये रेफरेंस, सारा केस। इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि कोई ख़ास प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि आज के बाद कल को जज साहिबान अपने जब असासे जमा कराएंगे, सालाना एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, कुछ बताएं सही ना बताएं, कोई पूछगिछ करने वाला होगा नहीं, ना कोई FBI ना कोई और इदारा, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है इस फैसले के जरिए, या सिर्फ ये समझे कि इस फैसले की हद तक ही था ये सब कुछ? देखें, जितने भी फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी एक इनका स्पेशल स्टेटस होता है। एक तरफ तो मैं जैसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एक तरफ तो ये है कि एक आदमी है, मुल्ज़िम है या दो मुल्ज़िम है, उनको फांसी की सज़ा हो जाती है। हाँ। अब वो तो उन दो को ही फांसी होगी ना, तीसरे को तो नहीं हो सकती उसके पास। उन दो को ही फांसी होगी ना। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा होगा उससे जो असूल अखज़ किए जा सकते हैं वो नज़ीर और कानून बन जाते हैं। दे हैव द स्टेटस ऑफ लॉ। वो फिर सब पे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हैं एक मिसाल बन गई है ये नज़ीर बन गई है। तो हुकूमत की साख को इससे कितना नुकसान पहुंचा है? इससे नुकसान तो नज़ीर अगर ये बने कि आप एहतसाब नहीं के लिए किसी जज का एहतसाब भी नहीं कर सकते, तो इससे तो नुकसान सारे माशरे को पहुंचेगा। वो मेरे ख्याल में वो आखिरी जो पैराग्राफ है उससे जब डिटेल्ड ऑर्डर लिखेंगे तो गुरेज करेंगे, ज़रूर कुछ गुरेज करेंगे, क्योंकि ये अब इस पे तनकीद हो रही है इस शॉर्ट ऑर्डर पे कि इसने इस्तिस्ना दे दिया है, इम्यूनिटी मिल गई है। जितने भी असासे बना ले, खा वो कितने भी,
पर इस केस पे अब मैं ये समझता हूँ, ये तो मैंने आपने बात एक डायरेक्ट की तो मैंने कर दी, तो मैं ये समझता हूँ इस पे अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमें भी चाहिए कि उनको ज़रा रेस्ट लेने दें। बड़ी टेंशन रह चुकी है उनके आपस में भी, और बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं, उनको ज़रा हील करने का मौका मिलना चाहिए। सही। और आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो एक तासुर बन गया है कि कुछ एक ख़ास तबका जो हम कहेंगे ये टचेबल नहीं है, इस तरह का कुछ करने से अब गुरेज किया जाएगा ताकि ये तासुर ना मिले कि गलत किस्म का प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखें काजी साहब भी एक बड़ा उन्होंने एक मौक़िफ़ पे साबित रह के और एक फतह हासिल की है, और उनकी बेगम साहबा ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं, और बड़ी मैं समझता हूँ हैरत अंगेज़ किस्म की वकालत की अपने शौहर की भी और अपनी भी, तो उनको भी ज़रा टेंशन उनकी भी कम होनी चाहिए। सही। जो जज उनके खिलाफ फैसला दे चुके हैं उनकी आपस में भी टेंशन किसी तरह कम होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हमारा इदारा है जिसको हम चाहते हैं किसी तरह तो कुछ इदारे जो चल रहे हैं तो कदरे बेहतर वो तो चले। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बड़ी जो है ना वो ले दे हो रही है बशीर मेमन के इंकशाफात में। ऐसे मौके पर मैंने भी एतजाज़ अहसन साहब से भी पूछा, जब अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक एहतसाब का शिकंजा है, मरीम नवाज़ के बाहर जाने की बातें हो रही हैं, हुकूमत कह रही है कि प्लांट किया गया है बशीर मेमन को, कोई इंपॉर्टेंस है बशीर मेमन के ऐसे इंकशाफात की जिनका तहरीरी भी कोई सबूत नहीं है, ना हुक्मनामे का ना इनके इनकार का? देखिए, जो शख्स DGFI रहा हो उसकी बात का में वज़न तो है, वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना वो गलत बयानी कर रहे हैं, कितनी चीज़ जो है मुबालगा आराई कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना कि उसके बाद की कोई वज़न ही नहीं है, ये तो बहरहाल मैं इत्तेफाक नहीं करता, इससे वज़न है। अब ये शहजाद अकबर साहब ने तो नोटिस भेज दिया उनको 50 करोड़ का जाने का, और फ़रोग़ नसीम साहब भी कह रहे हैं कि मैं, अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो हक़ाइक़ से इस बात को गलत साबित करे और वाक़यात से गलत साबित करे कि जो कुछ भी बशीर मेमन साहब कह रहे हैं ये उनकी ज़हनी इख्तरा है या उनके कोई सियासी मक़ासद हैं। लेकिन जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है उसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि जी चूँकि उसका तहरीरी सबूत नहीं है तो इसलिए उसको हम चलिए, हर प्रोपेगेंडे, हर साजिश का कोई मकसद होता है ना, अगर ये प्रोपेगेंडा भी है, साजिश भी है, तो इसका फिर मकसद क्या है? ज़ाहिर बात है, हुकूमत को, शहजाद अकबर को, जनाब फ़रोग़ नसीम साहब को, वज़ीर आज़म को की साख को नुकसान पहुँचाना है, ये साबित करना है कि अदलिया के ख़िलाफ़ या काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत का कोई बुग़्ज़ है, और अदलिया और एग्जेक्टिव को लड़ाने की एक कोशिश भी हो सकती है कि अदलिया में ये एहसास उजागर किया जाए कि ये जो केस हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये बाकायदा एक साजिश थी, एक प्लान था, ये एक सादा बात नहीं जिसमें बदनीयती शामिल थी। तो इसके अलावा यही बातें समझ आती हैं और ये काबिल फ़हम बातें होती हैं, ऐसी कोशिशें की जाती हैं। तो जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस हैं उन पर फिर कोई असर पड़ेगा अगर मरीम नवाज़ यही इंटरव्यू लेके या यही बातें लेकर सबूत के तौर पर चली जाती हैं, तो कुछ असर होता है फिर ऐसे इंकशाफात का? देखें, बात यह है कि ये साजिशी थ्योरीज तो हर दौर में चलती हैं। हमारे यहाँ तो ये ज़्यादा ही चलती हैं, दुनिया में भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर तो
हक़ाइक़ से, वाक़यात से, सबूतों से आप शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं दुरुस्त साबित कर देते हैं तो फिर हर साजिशी थ्योरी नाकाम हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अदालत में काफ़ी सबूत पेश नहीं करते, वाक़याती शहादतें आपके इल्ज़ामात की तायद नहीं करती, तो फिर ज़ाहिर बात है हर तरह की साजिशी थ्योरी को दुरुस्त मान लिया जाएगा। प्रॉब्लम ये बना रहा है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है, अदल व इंसाफ का जो निज़ाम है वो इतना पेचीदा है और ताकतवरों के लिए इतना आसान भी है उनके लिए। आसान होने के अलावा उनके मफाद में है, उनके पुष्टनाही करता है कि जो भी केस यहाँ चलता है वो 5-5 साल 10-10 साल तक चलता ही चला जाता है। दुनिया में जो स्पीडी ट्रायल होता है या जल्द किया जाता है उसके पीछे एक बाकायदा एक दानिश होती है कि जब भी कोई जुर्म होता है मुजरिम से और जुर्म से नफ़रत की जा रही होती है। जो वक्त गुज़रता जाता है उस नफ़रत में कमी आती जाती है और फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब बाकायदा हमदर्दी शुरू हो जाती है कि शायद ये कोई इससे इंतकाम लिया जा रहा है, इसको ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है। वो यहाँ पे हो रहा है। हमारे यहाँ यही होता है कि अगर एक शख्स कातिल भी है, 10 गवाहों की मौजूदगी में वो कत्ल होता है, तो जो ही वक्त गुज़रता है उसके साथ साथ लोग कहना शुरू करते हैं अच्छा यार वो तो हो गया जो होना था, अब इसको क्या सज़ा दी जाए, इसके बच्चों को क्या सज़ा मिले, इसके ख़ानदान का क्या कसूर है। और वही कातिल साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हमदर्दी का मुस्तहक होना शुरू हो जाता है क्योंकि कई और अवामिल जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसाफ जो है नज़र आना चाहिए, होना भी चाहिए, नज़र आना चाहिए और जल्द होना चाहिए और सबूतों के साथ होना चाहिए। जो आप ताख़ीर करेंगे इंसाफ में या एहतसाब में उसके नतीजे में मुल्ज़िम या मुजरिम जो है उसको फ़ायदा पहुँचेगा और इंसाफ का कत्लेआम होगा। अच्छा, जज वीडियो स्कैंडल अरशद मलिक मरहूम का जो सामने आया था वो तो एक बाकायदा एक सबूत के तौर पर पेश किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मैंने भी अपने प्रोग्राम में भी उसका क्लिप चलाया, उसका कोई असर नहीं हुआ था केसेस पर भी, सज़ाओं पर भी, इसलिए कि वो अरशद मलिक साहब ने ख़ुद जो बयान दिया, बयान हल्फी भी दिया, फिर अदालत को भी जो बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ साजिश हुई, ये इस तरह से वाक़यात नहीं हुए, वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब एक शख्स की एक वीडियो है, एक उसका बयान हल्फी है और वो जो अदालत को लिख के देता है, तो फिर उस सूरत में कन्फ्यूजन होगा और कन्फ्यूजन होने के नतीजे में फिर लोग कहेंगे कि ये कोई साजिश थी नवाज शरीफ साहब को या उनके ख़ानदान को बरी कराने की, रिलीफ दिलवाने की, और फिर ये भी साबित हो गया कि उन जज साहब को तैनात भी ख़ास मकसद के लिए किया गया था। सही। तो इस बुनियाद पर फिर उसका कोई ख़ास, देखें बुनियादी चीज़ ये है कि अगर ये केसेस वाक़यतन इंतकाम का शाखसाना नहीं है, ये किसी ख़ास सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं है और इन हुकूमत के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, नैब के पास सबूत मौजूद हैं, तो जिस किस्म की भी आप वीडियोस पेश कर दें, किसी से बयान दिलवा दें, साजिशी थ्योरी ले आएँ, वो बेअसर हो जाएगी जब आप सबूत पेश कर देंगे। सबूतों के दावे भी किए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए जाते हैं, लेकिन लोग साल 6-6 महीने रह के बाहर आ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं। उससे मेरे ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें अगर 110 गवाह हैं और देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैं गोरख धंधा है, पेचीदगी है, वो क्या है कि एक केस में आप अगर आप पर वो फ़र्द जुर्म लगनी है और आपका वकील चाहे तो 1.5 साल तक आपको फ़र्द जुर्म नहीं लगवाने देता, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अल्तवा, कोई ना कोई नैब केसेस में ये नैब कानून ये कहता है कि 30 दिन के अंदर फैसला होगा और 30 दिन में केस ही पेश नहीं हो रहा होता, 30 दिन के अंदर जो है गवाही नहीं पेश हुआ होता। तो उस सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि जनाब किसी के पास सबूत नहीं है, नैब के पास या FIA के पास या एंटी करप्शन के पास या हुकूमत के पास या प्रोसिक्यूशन के पास, बल्कि वो ये निज़ाम जो है ये एक ऐसा गोरख धंधा बनाया गया है, हर ताकतवर जो है इसका बेनिफिशरी है और हर कमज़ोर इसका विक्टिम नुकसान है। बिल्कुल सही है। हुकूमत जो बात कर रही है कि प्लांट किया गया है, अपोजिशन के फिर इसके पीछे ज़ाहिर है अपोजिशन के अलावा तो किसी की तरफ इशारा नहीं हो सकता हुकूमत का। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट विल से ये बात कर रहे हैं, किसी के कहने पर ये कुछ कह रहे हैं, उनका अपना भी तो कोई तासुब हो सकता है या उनकी कोई
ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं, मैं कुछ राय नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। NCOC के आदाद शुमार जो हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 201 अफराद हलाक हो गए हैं। 5292 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,10,000 से ज़ायद हो गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात की तादाद वबा के आगाज़ से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, सबसे बड़े नंबर्स हैं। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 10.7% है। बढ़ते कोरोना केसेस को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से मुसलसल सख्त फैसले भी किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम ने कैम्ब्रिज इम्तहानात 6 महीनों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया, जबकि ज़राए के मुताबिक NCOC ने मुतल्लिका वजारतों को मुख्तलिफ शहरों में 2 या 3 मई से मुकम्मल लॉकडाउन करने का ख़त भी लिखा है। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी कोरोना वायरस के 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियाँ सख्त करने का फ़ैसला किया है। जहाँ हुकूमत की जानिब से अब मुख्तलिफ तरीक़ों से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वहीं मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल में भी अब तेज़ी देखी जा रही है। NCOC के सरबराह के मुताबिक गुज़श्ता दिन पहली दफ़ा 1 लाख से ज़ायद अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। बढ़ते हुए वैक्सीनेशन के अमल को सिंध हुकूमत ने खुशाइन करार दिया है। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से कहा है कि वैक्सीनेशन के अमल के लिए उम्र की जो शर्त है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ वबा के आगाज़ से लेकर अब तक यौमी अमवात की सबसे बड़ी तादाद देखी गई है। बहैसियत शहरी हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समाजी फासलों का ख्याल हमें रखना चाहिए। बाज़ारों में जाने से ख़ास तौर पर जो है ना वो गुरेज़ करना चाहिए। ईद की शॉपिंग के लिए हम देखते हैं कि तमाम मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश होता है और बड़ा मुश्किल होता है फिर ऐसे में इम्प्लीमेंट करवाना कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और मास्क भी पहने। तो इसलिए कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत के साथ साथ कि हमें ख़ुद भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है और अपने आप को जिस हद तक हो सकता है वो घरों तक ही महफूज रखें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, भारत में कोरोना की जो हालिया लहर है डबल म्यूटेंट नामी कोरोना वायरस जो बताया जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि जो बरतानिया से लहर आई है स्ट्रेन ये बहुत ख़तरनाक है, इसी वजह से हमारे मुल्क में जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हुए। जो भारत में एक नई किस्म सामने आई है ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है? और ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बरतानिया से यहाँ पर पहुँच गया वायरस, तो ये कितने ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं मुस्तक़बिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाज़िया, ये बहुत ही सीरियस बात है और इसकी निशानदेही हम तकरीबन 3 हफ्ते से कर रहे हैं। रमज़ान से पहले इसकी बात हो रही है और हम ये बता रहे थे कि जब UK से जो फ़्लाइट आ रही थी उसके अंदर कहीं पर भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी और लोग लाहौर इस्लामाबाद आते थे और उसके बाद बग़ैर किसी स्क्रीनिंग के वो चले जाते थे। और यही हुआ कि पंजाब में बहुत तेज़ी से ये वायरस फैला और अब तक हमारी जो इन्फेक्शस डिजीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने रिसर्च की है PMA की तरफ से, उन्होंने बताया है कि इसमें UK वेरिएंट्स और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स हैं। और अब थोड़ा जो जैसा कि आपने बताया कि इंडिया के जो डबल म्यूटेड वेरिएंट्स जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा UK वेरिएंट्स जो कि इंग्लैंड में भी जब शुरू हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत पैनिक हो गया था। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान में भी इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं
कि वो बड़ी तबाही लाता है। तबाही इस सेंस में लाता है कि एक तो ये कि उसका सिम्टम बड़ी देर से डेवलप होता है। शुरू में जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, मामूली सा नज़ला ज़ुकाम होता है और हमें नज़ला ज़ुकाम को हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं कराया जाता है। लेकिन जब सांस की तकलीफ शुरू होती है, खांसी जब शुरू हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें ये पता लगता है कि एक्सरे करने के बाद कि आपके जो फेफड़ा है यानी कि जो लंग है वो काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड हो चुका है। और जब डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपको दाखिल होना पड़ेगा, तो फिर वो दाखिल नहीं होते हैं और फिर बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। लिहाजा एक तो ये वजह होती है। दूसरा ये कि ये जो वेरिएंट है ये बच्चों को, नौजवानों को, उनको जो है ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो हम पहले वेव्स में और दूसरे वेव्स में इस तरह की सूरत हाल हम नहीं देख रहे थे। बात कर रहे हैं कि स्ट्रेन बच्चों में ज्यादा वो इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन वही कोविड-19 का स्ट्रेन है, लेकिन ये वेरिएंट है। ये अपनी शक्ल चेंज करके डिफरेंट बिहेवियर के साथ हमारे पास आ रहा है। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होके उसने अपनी दूसरी सलाहियत पैदा कर ली है, वेरिएंट हो गया है उसका। तो ये जो डबल म्यूटेंट है, जो ये नई किस्म जो भारत की है जिसने अपनी साख्त बदली है, ये स्ट्रेन से भी ज्यादा डेंजरस है। इसकी जो डैमेज करने की, इफेक्ट करने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो बहुत ज्यादा है। जी, इसीलिए तो ज्यादा खराब हो रहा है कि मरीज को पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि इसका जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी डबल म्यूटेटेड हो या ट्रिपल म्यूटेटेड हो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। और इस बीमारी से बचाने के लिए ये है कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। अगर वो एक कमरे में 15 लोग हैं और एक आदमी भी वहां आ गया इन्फेक्टेड कोरोना वायरस का, तो वो 15 का 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके फैलाव को रोकना है। और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल 15 दिन, रमजान से 15 दिन पहले कह रहा था कि लाहौर को और पंजाब के बेशतर शहरों को जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए। इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग है उसको मॉनिटर किया जाए। तो यहाँ पे तो मॉल्स भी खुले हैं, आपको पता है ईद आने में भी 2 हफ्ते रह गए हैं, शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं, मार्केट्स में रश भी उतना ही ज्यादा है। एक वजह ये है ईद, दूसरा फिर आपने टाइमिंग 6 बजे तक रखी हुई है, तो हर एक को भाग दौड़ पड़ जाती है कि हम फटाफट 6 बजे से पहले पहुंचे और अपनी जो खरीदारी है उसको मुकम्मल करें। तो ये भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। ये आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अल्लाह ना करे जो मैं कह रहा हूँ कि वो सच हो, अल्लाह करे कि वो गलत हो जाए, लेकिन आगे के 2 हफ्ते और ईद हमारे लिए बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि इंडिया की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसकी वजह यही है कि वो भी ऐसे ही कर रहे थे, वो भी तमाम अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तमाम त्यौहार सब कर रहे थे और इसी तरह से वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट में बात खराब हुई। हम भी यही कर रहे हैं और आपको लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे रमजान आप अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी ईदें आप बना सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये कोई आखिरी आपकी शॉपिंग नहीं है। शॉपिंग ना करें, मजमे में ना जाएं, अपने आप को बचाएं। ये जो आप कह रहे हैं कि जो नई किस्म आ रही है, जो वायरस अपनी साख बदल रहा है, ऐसे में वैक्सीन फिर कितनी इफेक्टिव है, चाहे वो चाइना की है चाहे वो रशियन वैक्सीन है? बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है अब तक दुनिया में जहां जहां लगा है और जितनी जल्दी उन्होंने अपने लोगों को लगाया है, वो लोग जो है अब वो कोरोना फ्री होते जा रहे हैं। तो ये एक ही स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन के खिलाफ जो ये वैक्सीन बनी है, चाहे वो रशियन वैक्सीन हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, चाहे वो चाइनीज वैक्सीन हो, फाइजर की वैक्सीन हो, किसी की भी वैक्सीन है, वो बहुत इफेक्टिव है। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं किसी में, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो साइनोफार्म चाइना की जो वैक्सीन लग रही है और कैनसाइनो लग रहा है, वो बहुत इफेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह से वैक्सीन लगा रही है, अब थोड़ा सा तेजी आई है, लेकिन मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने जो उम्र की एक हद रखी हुई है
कि पहले 60-70 साल से 80 साल से शुरू किया, फिर 60-50 40, इसको ख़त्म कर दें और आप सबको इजाज़त दे दें, हर कोई जाके लगाए? क्या ये सजेशन दुरुस्त है? देखिए ये सजेशन डे 1 से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दे रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को कोर्ट नहीं किया जाता। मैंने ये कहा था उस्ताद उमर साहब को, मैंने खत भी लिखा था इस सिलसिले में कि देखें खुदा ना खास्ता ये बिल्कुल भी ऐसी बात है कि इतना सुस्त रवि से है कि ये 2028 तक भी हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर सकेंगे। खुदारा ये जो 1116 का सिलसिला है इसको खत्म किया जाए। तो फिर इसके पीछे रीजन क्या थी? वो रीजन क्या थी कि वो क्या रीजन देते थे कि हम ये इस तरह नहीं कर सकते कि सबको एक दफा इजाजत दे दें? देखिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो शायद इशू है जिसकी वजह से ये सबको नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में अब शायद वैक्सीन आ रही है तो अभी भी ये है कि 18 साल से जितने उम्र के लोग हैं सबको जो है वो ओपन कर दें और शनाख्ती कार्ड का सिस्टम रखें कि लोग शनाख्ती कार्ड लेके और वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, वहीं रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगाएं। देखिए जितनी जल्दी हम अपने एक बात बताएं डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये जो वायरस है बहुत ज्यादा, ये जो अब नई वेव है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो फिर डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा सकते, तो बच्चे फिर कैसे महफूज रहेंगे? देखिए अभी तो बच्चों को बचाया जा सकता है इसी तरह से कि जो कि एहतियाती तदाबीर जो SOPs को फॉलो करा के बच्चों को अननेसेसरीली हुजूम में ना ले जाया जाए, उनको एहतियात किया जाए, क्योंकि ये वैक्सीन की ट्रायल अभी बच्चों में नहीं हुई है। इसलिए बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये ट्रायल अभी चल रही है, ये नया वायरस है, नई इजाद है, नया वैक्सीन है, तो जैसे जैसे इसमें रिसर्च होती जा रही है वैसे वैसे रिकमेंडेशन अभी हमारे अस्पतालों की सूरत हाल हम कह सकते हैं कि ओवरलोडेड है और अभी भी बहुत ज़्यादा शिकायत तो हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को। कितना प्रेशर बढ़ चुका है हमारे हॉस्पिटल्स पे? देखें पंजाब में तो बहुत सारे अस्पतालों से मरीज वापस हो रहे हैं, लेकिन KPK में भी कुछ सूरत हाल का जो दबाव है अस्पतालों में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है। सिंध में कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन दिन ब दिन, बल्कि दिन ब दिन नहीं कहूँगा मैं, घंटों में जो है वो तादाद बढ़ती चली जा रही है और आगे अल्लाह रहम करे कि सिंध की भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए और इसके रोकने का एक ही तरीका है कि अवाम की मूवमेंट को रोका जाए। अवाम की जो मूवमेंट है इसको रोके और उसका एक ही तरीका है कि देर ना करें, इससे पहले कि देर हो जाए फौरी तौर पे लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। जिन शहरों में 10% से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिनकी परसेंटेज पॉजिटिव परसेंटेज 10% है, वहां पर फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाया जाए तकरीबन 12-15 दिन के लिए, ताकि ये बीमारी वहीं पर रुक जाए और हमारा जो नंबर ऑफ केसेस है वो नीचे जाए। और ये मैं देखता हूँ कि जो जिन ममालिक ने ऐसा किया है वो कामयाब रहे हैं। ये तमाम स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद मेरे साथ थे। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।